Let's see the level of your UPSC preparation and how much you score out of 15. Here's question number one. Question number one है consider the following statement regarding the tectonic settings of South America and the Andean region. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली कोलंबिया में earthquakes आए थे, राइट? सो उसी से रिलेटेड है. स्टेटमेंट वन हमारा है the high seismicity along the western coast of South America is primarily driven by the subduction of the oceanic Nazca plate beneath the continental South America plate. हमारा सेकंड स्टेटमेंट है the Caribbean plate interacts with the South American plate along a strike slip and subduction boundary in northern Colombia and Venezuela. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डीप फोकस earthquakes in Andean subduction zone typically occurs closer to the oceanic trench on the western coast rather than further inland. हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बताने कितने स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आप लोग एक काम करो, आप लोग थोड़ा पॉज लो, सोचो इसको और फिर कमेंट डाउन करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, सारे एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे. आइए फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बस पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करा गया है. सो क्या चीज कंफ्यूज करा गया है कि ये डीप फोकस अर्थक्वेक जो है ये फर्दर इनलैंड से आता है, ना कि ओशनिक ट्रेंच के पास से नहीं आता है, राइट? एंड यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 में, और इसी कारण से ये स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है. पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है एकदम. पेरूचिले ट्रेंच जो है ये आपका एटाकामा ट्रेंच बोला जाता है, जिसको ये एक्टिव कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है किस ओशनिक नाज़का प्लेट जो सबडक्ट करता है बीनीथ दी ओवरराइडिंग कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ, है ना? इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि नॉर्दर्न कोलंबिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक जंक्शन बनाता है नाज़का साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन प्लेट्स के साथ, राइट? और इसी कारण से नॉर्दर्न साउथ अमेरिका का जो रीजन है, जो कंट्रीज है, वहाँ पे एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं. थर्ड स्टेटमेंट हमने देख लिया क्यों गलत है, क्योंकि जो ओशनिक ट्रेंच है वहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं, उससे फर्दर इनलैंड आते हैं, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. कंफ्यूज हमने देख लिया कहाँ पे कैसे करा जा सकता है, आपको ट्रैप करा जा सकता है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में क्या करा गया है कि केरला का नाम चेंज करने के लिए बिल प्रेजेंट करा गया है. सो उसी से रिलेटेड है. सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट इन इंडिया. स्टेटमेंट वन है a bill seeking to alter the name of a state can be introduced in either house of parliament only on the prior recommendation of the president. Second statement हमारा कह रहा है the president must refer the bill to the concerned state legislature for expressing its view within a specified period, and parliament is constitutionally bound to accept those views. Third statement कह रहा है a bill providing for changing the name of a state under article 3 requires a constitutional amendment passed under article 368 by a special majority, राइट? चलिए इसके भाई आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी बस पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सिर्फ पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर मान लो किसी भी स्टेट का नाम अल्टर करना है तो वो विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ ही होता है, उस विदाउट दैट इट कैन नॉट हैपन. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू. यहाँ तक सही है, बट प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट दोज व्यूज, है ना? ये यहाँ वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट गलत हो जाता है. और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है, अगर हम कोई भी चेंज करते हैं विद इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, सो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर हम आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी अगर चेंज करते हैं फर्स्ट या फोर्थ शेड्यूल में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, राइट? और यहाँ हमारा आर्टिकल 4 में क्या स्टेटमेंट 3 में क्या बोला गया था कि ये आर्टिकल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है. यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना कि स्पेशल मेजोरिटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं माना जाएगा अंडर 368. एंड दैट वाज द कंफ्यूजिंग पार्ट बिटवीन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा इंडियन डायस्पोरा एंड एग्रीकल्चर माइग्रेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है. With reference to the history of 20th century Indian migration to the Americas, consider the following statements. पहला statement हमारा क्या है, early Sikh and Punjabi immigrants to the Pacific coast of North America primarily settled in agricultural valleys such as the Imperial and San Joaquin valleys. Second statement is
Alien land laws passed in the United States in the early 1900s restricted non-citizens ineligible for citizenship from owning or leasing agricultural land. Third statement हमारा कह रहा है, the historic Punjabi Mexican intermarriages in California emerged largely because contemporary anti-miscegenation laws and immigration restrictions limited South Asian women from immigrating. Right? So इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएं हमें. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, यानी हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे सही है, बिल्कुल भी सही है. कैसे सही है कि पहला स्टेटमेंट जो सही है, जो अर्ली सिक्स या पंजाबी इमिग्रेंट्स जो थे वो पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका में सेटल होते थे जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था बहुत ज्यादा. थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, अर्ली 1900s में एलियन लैंड लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जिस कारण से क्या हो गया, जो नॉन सिटीजन है वो इनएलिजिबल हो गए टू ओन और लीज एग्रीकल्चरल लैंड, है ना. और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जो वहां पे एंटी मिसजेनेशन लॉ एंड इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस के कारण साउथ एशियन वुमेन का वहां पे आना क्या हो गया था, मतलब थोड़ा लिमिटेड हो गया था. इस कारण से क्या हो गया, वहां पे इंटर मैरिजेस होने लग गए. जैसे कि जो वहां पे सिक्स हुआ करते थे वो क्या करने लगे, मैक्सिकन वुमेन के साथ इंटर मैरिज करने लग गए, जिस कारण से क्या हो गया, पंजाबी मैक्सिकन बाई कल्चरल कम्युनिटी कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश हो गया. और मैक्सिकन के साथ क्यों शादी करने लगे, क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में मैक्सिकन को व्हाइट वुमेन माना जाता था, राइट, इसलिए. कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो एंटी मिसजेशन लॉ जो है, ये आप क्या रिलेट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे इंटर मैरिजेस को बैन कर मतलब करा होगा, ऐसा करके आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं. तो दैट इज नॉट द केस. अगर अमेरिका का यहाँ पे हमने बात किया तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गदर पार्टी फाउंड करा गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बाय सोहन सिंह भखाना एंड लाला हरदयाल. इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1970 भी स्टैब्लिश करा गया था, जिसमें कि बार्ड जोन बनाया गया था, रेस्ट्रिक्टेड साउथ एशियन इमिग्रेंट्स इनटू द यूएस. एंड लीव सेलर एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया था 1946 में, लेटर रिस्टोर्ड सिटीजनशिप राइट एंड कोटास फॉर इंडियन इन द यूएस, राइट. और इससे क्या हो गया कि जो एक कोटा सेटअप कर दिया गया था यूएस में, जो इंडियन डायस्पोरा है या इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सोशल सेक्टर ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, EMRs are fully residential schools established to provide quality middle and high school education to scheduled tribes students in remote areas. Second statement हमारा कह रहा है, the scheme is entirely funded by Ministry of Tribal Affairs through grants under Article 271, Clause 1 of the Constitution of India and central sector funding. Third statement है, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person is mandated to have an EMRs. Correct बताना है हमें. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू रेसिडेंशियल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ये 1997-98 में स्टैब्लिश किया गया था टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज के लिए. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ग्रांट प्रोवाइड करा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 271 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है या 20,000 ट्राइबल पर्सन है, वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होना जरूरी है. डिसाइड करा गया है दैट एवरी ब्लॉक with more than 50% population and at least 20,000 tribal persons will have an eklavya model residential school. ट्रैप यहाँ पे आपको ये करा जा सकता था कि यहाँ पे जो 50% और 20,000 दिया गया है इसको चेंज करा जा सकता था, मे बी 50%, मे बी 40, 30, 60, 70, और पॉपुलेशन जो है मोर देन 1 लाख, मोर देन लेस देन 1,50,000 के आसपास आपका नंबर देके कंफ्यूज करा जा सकता है. सो रिमेंबर दिस नंबर्स प्रॉपर्ली. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल एंड नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन से रिलेटेड है. क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एट स्टेटमेंट 1 एंड अदर इज लेबल्ड एट स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द एल चंद्र कुमार केस 1997 held that judicial review under article 226 clause 2 article 226, 27 and article 32 is a basic feature of the constitution and decisions of administrative tribunals are subjected to high court scrutiny. Second statement कह रहा है, the establishment of a centralized national tribunal commissions aims to ensure administrative and financial independence for tribunals, separating their administration from parent executive ministries. बताना है आप लोगों को दोनों में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं. कमेंट डाउन योर आंसर्स फास्ट.
दैट्स इट। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल भी सही हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले स्टेटमेंट का। जानेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दोनों स्टेटमेंट जो है ये अपना ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, बट स्टेटमेंट 2 जो है ये मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस एंड एनसीटी से रिलेटेड है, जो कि कैजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर स्टेटमेंट 1 व्हिच डील्स विद जुडिशियल रिव्यू, राइट? जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 1 में एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, जिसमें 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या बोला था कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर ट्राइब्यूनल डिसीजंस रहेंगे हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226 227 एंड सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32। इसके अलावा एक और जजमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि है इन रॉजर मैथ्यूज एंड मद्रास बार एसोसिएशन केसेस में क्या बोला था कि जो ट्राइब्यूनल्स है वो एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर सकते हैं एंड देयर अपॉइंटमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन विल आल्सो बी इंडिपेंडेंटली, वो हायर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, राइट? और ट्रैप क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग पॉइंट्स कहाँ पे हैं? जैसे कि आप लोग ये लैंडमार्क जो डॉक्ट्रिन्स रहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया एल चंद्र केस और स्टेटमेंट 1 में भी जो मेंशन करा गया था, सो यहाँ पे आपको चेंज करा जा सकता है ये नाम जो या जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको चेंज करके कंफ्यूज करा जा सकता है, राइट? और इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की बात करें हम, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 323A जो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में established only by parliament, 323B tribunals for other matters established by parliament or state legislature, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स विल ओनली बी established by parliament अंडर आर्टिकल 323A, और 323B के तहत जो ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करा जाएगा वो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। सो कीप दिस इन माइंड, बिकॉज यहीं से कंफ्यूजिंग पॉइंट भी फिर क्रिएट करा जा सकता है, ट्रैप क्रिएट करा जा सकता है ना? सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्राडिशन लॉ बायलैटरल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो चल रहा है शेख हसीना से रिलेटेड, सो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। Consider the following statement regarding legal framework of extradition in India. पहला स्टेटमेंट कह रहा है extradition in India is governed by the Indian Extradition Act 1962 which applies to both treaty and non-treaty states. Second statement है the principle of dual criminality dictates that an act must be recognized as an offense punishable under the law of both the requesting state and the requested state. Third statement हमारा कह रहा है under Indian law an extradition request can be processed only if India has a formally signed and ratified bilateral extradition treaty with the requesting country. So correct answer बताना है। That's it। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और आपको कंफ्यूज करा गया है, क्योंकि इंडियन लॉ जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करा जा सकता है, इवन हमने अगर किसी के साथ फॉर्मली साइन नहीं किया है तब भी कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे जो एक्सट्रीम वर्ड यूज करा गया है ओनली, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना? कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट में तो उसको हम अवॉइड करते हैं, जनरली हम वो गलत है लेके चलते हैं, और हमारे यहाँ पे भी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। एक्सट्रेडिशन एक्ट जो है 1962 में ही लाया गया था, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एक्सट्रेडिक्टिंग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स टू कंट्रीज विद इंडिया हैज ट्रीटीज एज वेल एज नॉन ट्रीटीज स्टेट्स के साथ भी है। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ बोला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रीटी है सिर्फ उसी के साथ हम एक्सट्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा विद ट्रीटी एंड विदाउट ट्रीटी स्टेट्स के साथ भी हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डुअल क्रिमिनलिटी जो है ये क्या है, इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन लॉ कोडिफाइड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द एक्सट्रेडिशन एक्ट, है ना? और ये दोनों कंट्रीज के अंडर वो ऑफेंस जो है उसको क्रिमिनल माना जाएगा, कंस्टिट्यूट करा जाएगा, तभी जाके आगे बात बढ़ेगी, राइट? ट्रैप हमने देख लिया कहाँ पे कैसे आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ स्पेशलिटी से रिलेटेड है। एक्सट्रेडिटेड पर्सन कैन बी ट्रीटेड ओनली फॉर द स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर विच एक्सट्रेडिशन वाज ग्रांटेड, राइट? सो ये रूल ऑफ स्पेशलिटी लगता है ये केस में। सेकंड है पॉलिटिकल एक्सेप्शन क्लॉज भी है। क्या है? एक्सट्रेडिशन इज जनरली रिफ्यूज्ड फॉर प्योरली पॉलिटिकल ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म और मर्डर। अगर यहाँ पे मान लो कि प्योरली पॉलिटिकल क्लॉज है, पॉलिटिकल आपका ऑफेंस हो गया, तो उससे ये क्या कर सकते हैं, हम रिफ्यूज भी करा जा सकता है एक्सट्रेडिशन, है ना? सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। border governance and electronic visa framework से related e-visa points, right? So statement है, question है, with reference to India's e-visa regime, immigration infrastructure, consider the following statements. पहला statement हमारा कह रहा है, the e-visa scheme is administered by the Bureau of Immigration under the Ministry of External Affairs. Second है, e-visa facility is extended for subcategories including e-tourist, e-business, e-medical,
मेडिकल यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है। ई अटेंडेंट एंड ई कॉन्फ्रेंस वीज़ाज़, है ना? 5 टाइप के हैं, 5 टाइप का मेंशन करा गया है यहाँ पे, ई टूरिस्ट, ई बिज़नेस, ई मेडिकल, ई अटेंडेंट एंड ई कॉन्फ्रेंस वीज़ाज़। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, फॉरेन नेशनल अराइविंग ऑन अ ई वीज़ा आर रेस्ट्रिक्टेड टू एंटायरली solely through designated international airports and cannot enter through land border integrated check posts। करेक्ट आंसर बताना है हमें, आप लोग कमेंट करके बताओ हमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जस्ट डोंट बी इन अ हरी टू आंसर द क्वेश्चन। आप आंसर पेशेंसफुली पढ़ो, समझो उसको, देन आंसर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट आना है आंसर करने में। टेक ए टाइम, जस्ट बी पेशेंट, रीड केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। दैट विल इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस करेक्ट, राइट। सो ऐसे हर बार में आंसर करने की जरूरत नहीं रहती है हर जगह। आपके पास टाइम है, आप टाइम मैनेज करिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन में। आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल वी विल प्रैक्टिस इन आवर सेशंस। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड बी पेशेंस, रीड केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस, राइट। सो इसका हम अगर डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है यहाँ पे? ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो ये मिनिस्ट्री है ये एक्सचेंज कर दिया गया है आपको, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, right? And that was confusing and trap type of thing that we had set up here, और सेम ऐसे ही ट्रैप या कंफ्यूज आपको एग्जामिनेशन में भी करा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है क्योंकि टोटल 5 टाइप के सब कैटेगरीज है, जो कि है ई टूरिस्ट, ई बिजनेस, ई मेडिकल, ई अटेंडेंट एंड ई कॉन्फ्रेंस वीजास। अगेन थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करे गए हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड टू एंटायरली सोलली, और दूसरा कैनॉट एंटर थ्रू। तो ये गलत है क्योंकि एंट्री पॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स में लिमिटेड नहीं है, आप सी पोर्ट्स या लैंड बॉर्डर से भी आप इमिग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। So that's all in this question. Now let's move on to the next one. Public premises, eviction of unauthorized occupants act and lease administration से related है। पहला दिया 2 स्टेटमेंट है, रीजन असर्शन हमें बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। सो पहला असर्शन जो है ये है, समरी एविक्शन प्रोसीडिंग्स अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 कैनॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एन ऑक्यूपेंट हुज पोजीशन वाज ओरिजिनली लॉफुल अंडर अ लीज अग्रीमेंट until the lease is validly determined or terminated in accordance with law। Reason है, a person in possession of public premises becomes an unauthorized occupant under the act only upon the expiration or determination of the authority lease grant under which they were allowed to occupy the premises, right। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोथ स्टेटमेंट, बोथ assertion and reason are correct and the reason is correct explanation of assertion। अब देखते हैं कैसे करेक्ट है। जैसे यहाँ पे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन के बारे में बात करा गया है, तो ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए प्रायर रिक्वायरमेंट होता है। कैसे? जैसे कि प्रायर एक्सपायरेशन और लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी के तहत ही करा जा सकता है। एंड हमने जो assertion में समरी एविक्शन के बारे में बात किया है, वो क्या हो जाएगा, कैनॉट प्रोसीड व्हाइल द अंडरलाइंग लीज रिमेन्स लीगली वैलिड एंड अनटर्मिनेटेड, है ना। उसको हम अनऑथराइज या अनऑथराइज ऑक्यूपेशन नहीं मान सकते हैं, राइट। सो पहला रीजन हमारा जो है ये टोटली करेक्ट है। अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, यहाँ पे क्या बोला गया, पब्लिक अथॉरिटीज कैनॉट attributively declare a lease an unauthorized occupant without proper statutory termination of the underlying lease or agreement, right। so दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ट्रैप आपको यहाँ पे कंफ्यूज करा जा सकता था, ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट से रिलेटेड ही कंफ्यूज करा जा सकता था, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल या ओवर लीज जो कंडीशंस हैं यहाँ पे विदाउट फॉर्मल टर्मिनेशन नोटिस बोल के आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे बोला गया कि क्या बोला गया था यहाँ पे असर्शन में, cannot be initiated against occupant whose possession was originally lawful, तो यहाँ पे चेंज करा जा सकता है आपको, है ना, और कंफ्यूज करने के लिए। So that's all in this question. No, let's move on to the next one. Next है हमारा merchant discount rate, MDR and unified payment interface UPI ecosystem। Why are we discussing this question? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने UPI पे फी लगाने के लिए जो बिल है वो पास कर दिया है, राइट। सो उसी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ फी charged to a merchant by the acquiring bank for accepting payments from customers via digital payments mode। Second statement कह रहा है, under current NPCI and government guidelines, zero MDR is applicable on all person to merchant P2M transaction made via Bhim UPI and RuPay debit cards। The Payment and Settlement System Act 2007 empowers the Reserve Bank of India to regulate and supervise digital payment systems in India। So comment down your answers. Take a time, comment down। आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें आपको कहाँ पे कंफ्यूज करा जा सकता था, तो पहला स्टेटमेंट में ही आपको कंफ्यूज करा जा सकता था। कैसे कंफ्यूज करा जा सकता था? एमडीआर जो है यहाँ पे मेंशन करेक्टली किया गया है कि ये एक फी चार्ज करा जाता है किसके ऊपर? मर्चेंट के ऊपर। बट यहाँ पे आपको मर्चेंट की जगह क्या मेंशन करा जा सकता था? कंज्यूमर, है ना? और आप सोचोगे कि यार हम यूपीआई पे कर रहे हैं तो हम ही पे चार्जेस लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है, ये मर्चेंट्स के ऊपर चार्ज करा जाता है बाय द बैंक्स एंड दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट्स अ जीरो एमडीआर रेजिम फॉर ट्रांजैक्शन कंडक्टेड वाया रुपे डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई, ठीक है? और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 designates the RBI as the authority for regulation and supervision of payment system in India। RBI ही है जो रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम, राइट? कहाँ पे कंफ्यूज कैसे ट्रैप करा जा सकता था, दैट ऑल्सो वी डिस्कस। और जीरो एमडीआर के बारे में भी हमने देख लिया कहाँ पे जीरो एमडीआर अप्लाई होता है, अप्लाइज टू रुपे डेबिट कार्ड एंड यूपीआई, ठीक है? वेयर एज मास्टर कार्ड एंड वीजा क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट्स एमडीआर, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026, राइट? और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया है, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल। और ये क्या है चलिए जानते हैं क्वेश्चन के थ्रू। With reference to Bankers Book Evidence Bill 2026 passed by Parliament, consider the following statements। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है it repeals and replaces pre-independence Bankers Book Evidence Act 1891। Second statement है it explicitly grants legal admissibility to electronics and printouts of digital banking record without requiring the physical production of original ledger registers in the court। Third statement कह रहा है the provision of the act applies exclusively to public sector and exclude scheduled private banks and cooperative banks। So correct आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बस पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये प्रोविजन जो है ये सारे बैंकों के लिए लाया गया है, ना कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करा गया है किसी भी बैंक को, सारे बैंक्स के लिए है। और बेसिकली जो बैंक्स में अगर किसी भी टाइप का एविडेंस मांगा जाता था तो पहले बल्कि पेपर लेके आना पड़ता था जो कि फिजिबल नहीं रहता था, राइट? तो उसी को चेंज करा गया है, इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये बुक बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो 1891 है उसको रिप्लेस करा गया है इससे। अभी जो रिसेंटली हमारा बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 है उसे रिप्लेस करा गया है, राइट? एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे आपको ट्रैप करा जा सकता था, कंफ्यूज करा जा सकता था, वो भी हमने देखा स्टेटमेंट नंबर 3 में, राइट? And that's all for this question. So now let's move on to the next one। Radioisotopes in medical imaging, cyclotrons, PET and SPECT scans के बारे में related है। Consider the following statement regarding particle accelerators and nuclear medicine applications। पहला है a medical cyclotron is a circular particle accelerator used to produce short-lived radioisotopes used in positron emission tomography PET scan। Second, a fluorine-18 synthesized using a medical cyclotron is a commonly used positron-emitting radio tracer in cancer diagnostic imaging। Third statement है single photon emission computed tomography uses gamma-emitting radioisotopes, whereas PET scan rely on radioisotopes undergoing positron emission decay। करेक्ट बताना है। देखो ये यार एक बात अगर हम सीरियसली डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन में स्किप करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर ये क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको एलिमिनेट करने में भी दिक्कत होगा और ये क्वेश्चन टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा आप लोग अगर ऐसे इसको अटेम्प्ट करने जाए तो, है ना? सो बेटर अगर आपको इस क्वेश्चन या इस ऐसे रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है जो आपके दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है ना? कोई भी पॉइंट रिमेंबर नहीं कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर टू स्किप द क्वेश्चन रादर देन टू अटेम्प्ट इट, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। मेडिकल साइक्लोट्रॉन जो है ये चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है यूजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, है ना? सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और ये शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप्स को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर फंक्शनल न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग लाइक पेट। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट है फ्लोरीन 18 इनकॉर्पोरेटेड विद फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, ये यूज करते हैं हम इमेजेस के लिए, इमेजिंग के लिए, है ना? ट्यूमर सेल ड्यूरिंग पेट स्कैन के लिए हम यूज करा जाता है मेडिकल में। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। स्पेक्ट जो है इमेजिंग मेजर्स गामा रे डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियड्स लाइक technetium 99, while PET detects pair of gamma photons produced indirectly when emitting positron annihilate upon meeting electrons in human tissues, right? So all the three statements are correct। कंफ्यूज आपको यहाँ पे करा जा सकता है, जैसे कि ये स्पेक्ट क्या बोला गया है, गामा रे डायरेक्टली एमिटेड इनटू न्यूक्लियोराइड लाइक टेक्नियम, है ना? तो यहीं पे आपको कंफ्यूज करा जा सकता था, ये गामा रे की जगह आपको एक्सरे बोल दिया जाता है या फिर कोई और डिफरेंट टाइप्स का रे बोल के आपको कंफ्यूज करा जा सकता था।
So that's all in this question. Now moving on to the next one, non-revenue water, है ना? क्या है ये non-revenue water? Consider the following statement regarding non-revenue water in urban water management. पहला statement है non-revenue water refers to difference between the volume of water put into distribution system and the volume of water billed to consumer. Second है non-revenue water includes unbilled authorized consumptions, commercial losses due to unauthorized consumptions, and physical real losses like pipe leakage. Third, district metered areas and smart IoT-based flow sensors are recognized technique used to systematically isolate and monitor non-revenue water in municipal networks. So coming down your answers. एंड द आंसर इज ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. नॉन रेवेन्यू वाटर क्या होता है बेसिकली? सो नॉन रेवेन्यू वाटर इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रीटेड वाटर प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट इज लॉस्ट बिफोर इट रीचेज द कंज्यूम कस्टमर, रिजल्टिंग इनटू जीरो रेवेन्यू फॉर द यूटिलिटी. जैसे कि आप सब जानते हैं पानी का बिल आता है हमारे हर किसी के घर में, हमको पानी का बिल पे करना पड़ता है जो हम यूज करते हैं, राइट? सो नॉन रेवेन्यू वाटर क्या हो गया? जो पानी जैसे कि लॉस्ट हो गया रास्ते में ही, है ना, उसको नॉन रेवेन्यू वाटर, जिस लॉस्ट के कारण किसी भी टाइप का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उसी को नॉन रेवेन्यू वाटर बोला जाता है. सेकंड स्टेटमेंट है नॉन रेवेन्यू वाटर कंप्राइजेस थ्री प्राइमरी कंपोनेंट्स. इसमें तीन प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अनबिल्ड ऑथराइज कंजम्पशन, जैसे कि पब्लिक स्टैंड पोस्ट, फायर फाइटिंग, ये सब के लिए बिल नहीं आता है, राइट? They are unbilled authorized consumptions. Second है commercial या apparent losses, जैसे कि customer metering inaccuracies, data handling errors, unauthorized illegal connections, राइट? ये सब भी आते हैं. एंड थर्ड इज रियल एंड फिजिकल लॉसेस, जैसे कि लीकेज होता है, हम जाते हैं कहीं भी रास्ते में देखते हैं, अरे यार पाइप लीक कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, राइट? सो दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट टू नॉन रेवेन्यू वाटर itself. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज डीएमएस क्या है? इन्वॉल्व इन डिवाइडिंग अ म्यूनिसिपल वाटर नेटवर्क इनटू आइसोलेटेड सेक्टर वेयर फ्लो एंड प्रेशर आर कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड यूजिंग आईओटी डिवाइसेस, राइट? हर एक म्यूनिसिपल वाटर नेटवर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, आइसोलेट करके हम चेक करते हैं कि हाँ चलो देखते हैं कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे फॉल्ट है, राइट? सो उसके लिए आईओटी का भी यूज करा जाता है. So that's in this question. Now let's move on to the next one. अगला क्वेश्चन है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड विद रेफरेंस टू द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया अंडर द एमएमडीआर एक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑक्शनड डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग. Second statement कह रहा है the exploration license introduced under recent MMDR amendments allow private sector entities to undertake recognizance and prospection for deep-seated minerals. Third statement कह रहा है under the Indian Constitution, the regulation of mines and mineral development is entirely under the state list of the 7th schedule. So आप इसका आंसर मुझे कमेंट करो जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी से मतलब टाइम लो, पेशेंस रहो, स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, फिर आंसर करो. आप चाहो तो वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं आंसर करने के लिए. सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है फॉर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, ये यूनियन लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट में, राइट? एंड दिस वाज द ट्रैप सेटअप हियर इन दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इन स्टेटमेंट 3. पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अमेंडमेंट टू एमएमडीआर एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सक्लूसिवली टू ऑक्शन मिनरल कंसेशन फॉर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी दिया जाता है, इंसेंटिवाइज करा जाता है टू कंडक्ट एडवांस रिकॉग्निजेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर हार्ड टू लोकेट, ठीक है? That's all that we discussed in this question. We have seen how the statement can confuse you or trap you even. So now let's move on to the next one. National Cooperative Development Corporation and statutory cooperative reforms. Consider the following statement regarding National Cooperative Development Corporation. पहला statement कह रहा है NCDC is a statutory corporation established under the Act of Parliament under the administrative control of Ministry of Corporation. Second है NCDC is empowered to plan, promote and finance programs for the production, processing and marketing, storage, export and import of agricultural produce and notified commodities through cooperatives. Third statement कह रहा है NCDC functions strictly as a direct retail micro lender to individual farmers and does not extend financial assistance to cooperative societies or state governments.
आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है डिस्कस करेंगे हम लोग। ये गलत है क्योंकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये कोऑपरेटिव्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोवाइड करती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिटेल माइक्रो लेंडर्स या इंडिविजुअल फार्मर्स को भी करती है। उसके अलावा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फंड करती है, राइट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग हियर। एंड इट हैज बीन सेट अप टू कंफ्यूज यू पीपल, और एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज करा जाता है हम लोगों को। पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि एनसीडीसी एक्ट जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश करा गया था 1963 में अंडर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक्ट 1962, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर ही काम करता है, जो कि 2021 में स्टैब्लिश करा गया था। NCDC mandates includes planning, promoting and financing cooperative schemes for agricultural produce, livestock, industrial goods, services and notified communities। तो ये सारे चीज़ों के लिए काम करता है। एंड कहाँ पे कंफ्यूज करा जा सकता था ये भी हमने देखा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक इंपॉर्टेंट है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जो क्या किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया था, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अंडर पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, एंड ये फंडामेंटल राइट में भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और हमारा डीपीएसपी में भी मेंशन है, डीपीएसपी, राइट, आर्टिकल 43 क्लॉज बी में भी मेंशन है। So that's it in this question. Now let's move on to the next one. अगला क्वेश्चन है हमारा एथिक्स से रिलेटेड, है ना। क्या है एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। An audit mandated by the High Court revealed that expensive life-saving medical equipments, including a 2.5 million medical cyclotron and advanced diagnostic cameras purchased with public fund, had been lying completely unused in public sector hospitals for several years due to the lack of trained operators and administrative oversight. From the perspective of applied ethics in public administration and governance, which ethical principles are directly violated in this scenario हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, failure of public officials to act as trustworthy custodians to taxpayers' money. Second, a principle of distributive justice, neglecting to deliver accessible healthcare benefits to socioeconomically marginalized patients reliant on public hospitals. Third, principle of administrative efficiency, bureaucratic inertia leading to severe resource misallocation एंड पब्लिक वेस्ट। तो इसका आंसर आप लोग बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं वो कमेंट को मार्क कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। सो दिस इज द टास्क फॉर यू ऑल, एंड दैट्स इट इन दिस सेशन। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया हमारे ये सेशन, तो जेन्युइनली पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके आप लोग बताएं आपको पर्टिकुलरली कैसा लगा ये सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल।